कि जब कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी कम थी, तब तो आपने कीमत घटाने दिया नहीं पेट्रोल डीजल का, तब आपने उसी कीमत पर बरकरार रखा। अब कीमतें बढ़ रही हैं तो फिर जनता को क्यों पनिश करना? नहीं नहीं, देखिए, बिल्कुल वैलिड सवाल है। ये सवाल मेरे दिमाग में भी आता है, खासतौर से जब जो है तेल बहुत सस्ता हो गया था तो सरकार ने जो एक्साइज उसको बढ़ा दिया था, जो एक्साइज पर टैक्स है उसको भी बढ़ाया गया था। उस समय दुविधा ये होती है कि जितना तेल सस्ता हुआ था अगर उतना ही आप पूरा पास ऑन कर देंगे, हालांकि करना चाहिए क्योंकि डी कंट्रोल कमोडिटीज हैं दोनों, पेट्रोल डीजल, लेकिन उस समय ये रहता है कि कहीं ज्यादा उसका जो है मिसयूज ना हो या वेस्ट ना हो, उस वो भी भारत को देखना पड़ता है। मुझे लगता है क्योंकि हमको ये देखना होता है कि जो बीच का बैलेंस लेकर के चलना पड़ेगा। और दूसरा ये जो बात है, मेरे को पैनलिस्ट ने कही कि रशिया से जो है बहुत सस्ता तेल, $35 पे तो नहीं आया था, लेकिन शुरू शुरू में 2 महीने जो डिस्काउंट था वो $18 पर बैरल मिला था, सिर्फ 2 महीने के लिए, और वो दो बड़े डिस्काउंट। इंपोर्टर्स को मिला। वो सबको, हाँ, सबको नहीं मिला था। आज हकीकत यह है कि जो रशिया से आज हम तेल खरीद रहे हैं वो प्राइस जो आपको स्क्रीन पे दिखती है सीएनबीसी आवाज की, कि ऑयल जो है वो $110 हो गया, और रशिया के तेल पे भी आज हमको प्रीमियम देना पड़ रहा है, वो भी हमको महंगा मिल रहा है। जो सस्ते, और आज की तारीख में जो भी स्क्रीन पे आपको कीमत दिख रही है, जो कि कच्चे तेल की कीमत ये है, दरअसल जो इंडियन बास्केट की प्राइस है वो उससे ज्यादा है। सिर्फ चाइना को वो सस्ता पड़ रहा है, जापान को भी महंगा पड़ रहा है, जापान की जो बास्केट प्राइस है वो भी ज्यादा है। और दूसरी बात ये है कि आज जो तेल हमारा हम लेकर के आ रहे हैं वो डिफरेंट ज्योग्राफी से ला रहे हैं, जहाँ शिपिंग टाइम जो है 52 दिन से लेकर के 62 दिन है, 62 दिन। और रशिया भी जब कहता है कि आपने तेल लेना है तो आप हमारे यहाँ से खुद ही उठाइए, और रशिया से तेल अब यहाँ लाने के लिए लगभग जो है 50 दिन का समय लगता है। अगर आप यूएलसीसी से ला रहे हैं, अल्ट्रा लार्ज फूड कैरियर, पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता है, तो शिपिंग टाइम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अच्छा, दूसरा जहां तक ये बात है कंपनी, जो हमारे देश भारत जो है पूरी दुनिया के अंदर जो तेल की डिमांड है, जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है, इंडिया इज ड्राइविंग दैट। हमारे यहाँ जो तेल की खपत है वो 3 से लेकर के 4% पर एनम बढ़ रही है। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए, मैं पूरी तरह सहमत हूं मेरे को पैनलिस्ट के साथ, कि हमको जो वनरेबल सेक्शन है उसको प्रोटेक्ट करना है किसी भी तरीके से, बहुत जरूरी है। लेकिन हमें ये भी साथ में ध्यान रखना है कि जो ज्यादा कंजम्पशन तेल का होता है वो वनरेबल सेक्शन की तरफ से बहुत कम है। वो ज्यादातर जो है, जो आप डीजल मेन इंडस्ट्रियलिस्ट। डीजल होता है जो इंडस्ट्रियल यूज जिसमें शामिल है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। सरकार को टैक्सेस जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से तो राशनलाइज करने पड़ेंगे, और राज्यों को भी करने पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो है, जो उसका जो बर्डन है, क्योंकि जो वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर पे आएगा, चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो चाहे वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो कंपनियां, हम कहते हैं कि भाई मैं कोई उनकी कंपनियों का यहाँ रिप्रेजेंटेटिव होकर नहीं बैठा हूं, इन कंपनियों की बैलेंस शीट और आज इनके पास कितना पैसा है, और इनकी तुलना जो चाइना की कंपनीज है जो आज से 25 साल पहले इनसे छोटी थी, एक दफे वो कंपैरिजन गूगल पे जाके कर लीजिए, आपको तमाम प्रश्नों का जो जवाब सवाल करें जवाब मिल जाएगा। इतना बड़ा कंपनियां, $120 बिलियन जिसका रेवेन्यू है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल उठा करके बैलेंस शीट देखिए, इतनी कमजोर है कि देख करके शर्म आती है। और इनकी तुलना आप करिए फिर चाइना से, तो तब आपको समझ में आएगा क्यों जरूरी है ये कंपनियां जो हैं भारत के हित में, राष्ट्र हित में, आम उपभोक्ता के हित में और गरीब उपभोक्ता के हित में कंपनियों का और ये स्वास्थ्य भी ठीक और यही सुनील रखना। स्वर्णिम साहब हैं, यही सुनील स्वर्णिम साहब हैं, शायद ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई आदमी इन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में अपना पैसा लगाए। उसकी हालत कितनी खराब है वो सुनील साहब अच्छे से जानते हैं। मैं अब बाकी इस डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। नीतीश शर्मा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक संक्षिप्त कमेंट में शुभमय भट्टाचार्य आपसे लेता हूं कि ऐसे हालात में पेट्रोल डीजल, एक समय था पेट्रोल डीजल बढ़ना बहुत ही, 2-2 रुपए बढ़ते थे तो बहुत बड़ी हेडलाइन बनती थी, लेकिन अब यहाँ तो 100-100 रुपए के अंडर रिकवरी दिख रही है, पेट्रोल पर 18-20 रुपए के अंडर रिकवरी दिख रही है। तो उसको तो एक झटके में मैनेज कर पाना तो बहुत मुश्किल होगा। कुछ ना कुछ 20 का रास्ता अपनाना ही होगा, और प्रधानमंत्री की अपील दरअसल लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा है क्या? मोरलेस मोरलेस आप भी जानते हैं लक्ष्मण जी कि प्राइसेस बढ़ेंगे एक ही बारी में नहीं, तो वो ग्रेजुअली कुछ कुछ राइज जो होंगे उसके लिए गवर्नमेंट मोरलेस जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ प्ले कर रहे हैं। जैसे आपने कोविड में भी देखा था कि पहले लॉकडाउन से पहले जनता कर्फ्यू वगैरह करके मोरलेस लोगों को एक्नॉलेज किया गया था कि करना पड़ेगा। उसी तरह से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो मैं डेफिनेटली वही मानता हूँ। हालांकि जो वर्क फ्रॉम होम वाला चीज है ये प्रोबब्ली वाज नॉट अ ग्रेट आइडिया टू से, बट गोल्ड में इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है।
आप देखेंगे, आप इनफैक्ट आप के वहीं पे डेटा आया था कि इंडियन का जो गोल्ड बाइंग हैबिट है, फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोबब्ली इट्स चेंजिंग. This last quarter, Indians bought more bullion than ornaments for the first time. So Indian investment in gold में काफी बदलाव शायद आ रहा है, और ये आई थिंक it's an very interesting phase change. पूरे वर्ल्ड का गोल्ड मार्केट में ये एक बहुत बड़ा बदलाव का इम्पैक्ट होगा. तीसरा चीज है कि वर्ड की फॉरेन एक्सचेंज का ऊपर प्रेशर डेफिनेटली इस साल है, और इसके लिए आई थिंक नॉट जस्ट ऑयल वगैरह बट गवर्नमेंट शायद प्रॉब्ली एक रिवाइज बजट वगैरह भी लेकर आएंगे इस साल के शायद अराउंड जून, प्रॉब्ली अराउंड जून जुलाई में इसको पूरा हैंडल करने के लिए काफी सेक्टर में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस का मुझे लगता है उम्मीद है. कटिंग डाउन ऑन एक्सपेंसेस बहुत सारे सेक्टर्स में, जो खासकर जो स्लैक जो कंपनी में आ गया, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आ गया था, उसको काफी कटिंग का आई एम ऑलमोस्ट सर्टेन कि ये प्रेशर बहुत सारे मेजर्स अनाउंस होने वाले हैं. जी, बहुत सारे मेजर अनाउंस होने वाले हैं. लेकिन एक चीज़ जो आपने कहा, इस समय टीम लिस्ट डिजिटल की सीईओ नीति शर्मा हमारे साथ हैं, कि ये वर्क फ्रॉम होम जो है बहुत ही ग्रेट आइडिया नहीं है. पहला रिएक्शन आपका नीति शर्मा. देखिए, पहले भी हम कर चुके हैं 2-2.5 साल वर्क फ्रॉम होम. उस टाइम प्रोडक्टिविटी के मेट्रिक्स अलग थे. अभी काफी पुश करके कंपनीज एम्प्लॉयज को 3 दिन कम से कम ऑफिस लेकर आ रहे हैं. वापस उसको रोल बैक करना अगर आवश्यकता है तो ऑब्वियसली करना चाहिए फॉर द नेशन. बट हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो काम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम, खाली 10 से 15% व्हाइट कॉलर या जैसे हम नॉलेज वर्कर्स जिसे कहते हैं सेगमेंट है, वही कर सकता है. जो ग्रे कॉलर है, ब्लू कॉलर है, जो लॉजिस्टिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, रिटेल में काम करते हैं, वो वर्क फ्रॉम होम वैसे भी नहीं कर पाएंगे. तो हम अगर मूवमेंट भी करेंगे तो सिर्फ 10-12-15% एम्प्लॉयज का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा. तो करना चाहिए BBS अगर जरूरत पड़ी तो, पर इम्पैक्ट खाली वो 10 से 12% एम्प्लॉयज का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा इस बारे में. नहीं, ये 10 से 12% ही क्यों होगा? क्या इसके पीछे वजह यह है कि वर्क फ्रॉम होम करने से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, या फिर कंपनियां वर्क फ्रॉम होम के लिए अपने आप को बहुत तैयार करके नहीं रखी है, जो काम करने का तौर तरीका है? देखिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो वर्कफोर्स है, खाली 10 से 12-15% है जो ऑफिस में बैठ के लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स के सामने काम करता है. जो डिजिटल इकोनॉमी जो हम बात करते हैं, हम व्हाइट कॉलर या नॉलेज वर्कर्स की जो बात करते हैं, बाकी जो हमारा वर्कफोर्स है, अगर हम गिग वर्कर्स की बात करें, जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, या हम अगर कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें, हर एक चीज रिमोटली नहीं हो पाती है. अगर आप फैक्ट्री वर्कर्स देखें, हम फैक्ट्री वर्कर्स को तो हम वर्क फ्रॉम होम नहीं दे सकते हैं, राइट. और या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो भी वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाएंगे. सो वो जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है हमारे नेशन में. 65 to 75% एक्चुअली वो वर्कफोर्स है जो रोज ऑफिस आके या उनके वर्क प्लेसेस में आके उन्हें काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है. और अगर वो हम नहीं करेंगे तो जैसे कोविड में इम्पैक्ट हुआ था एम्प्लॉयमेंट का, और जैसे इनकम की प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम फिर आ सकती है. एंड वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट लूप अगेन. तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा स्थिति है.